नमस्कार, मेरा नाम चैतन्य शाह है और मैं इंदौर में पिछले 20 वर्षों से रंगमंच में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। हमारे जो गुरु हैं किरण शानी जी के साथ मैंने शुरुआत की थी। उन्होंने सबसे पहली लाइन और बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि आप अभिनेता अच्छे हों ना हों, रंगकर्मी बहुत अच्छे होना चाहिए और उससे भी पहले बहुत अच्छे इंसान के रूप में आप जाना जाएँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम चैतन्य शाह है और मैं इंदौर में पिछले 20 वर्षों से रंगमंच में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर, एज एन थिएटर म्यूजिशियन। पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैं रंगरूपिया थिएटर्स, जो कि हमारा खुद का रंग समूह है, रजिस्टर्ड है, उसके साथ काम कर रहा हूँ। देखिए, म्यूज़िक से शुरुआत ज़रूर की थी, 25 साल हो भी गए हैं। तबला मैं प्ले करता था, लेकिन म्यूज़िक मेरे लिए ज़रिया था हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या फिर रंगमंच में पदार्पण करने के लिए, एक ज़रिया था। तो शुरुआत में मैंने सोचा था कि एज एन म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट एंटर करूँगा, लेकिन सपना तब भी मेरा एक्टर बनने का ही था कि मुझे अभी एक अभिनेता बनना है और फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। और जैसा कि अभी भी हो ही रहा है कि रंगमंच को जो है वो एक नर्सरी की तरह, एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फिर हम फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं। लेकिन रंगमंच में कदम रखने के बाद 2004 में मैंने मई में रंगमंच में कदम रखा और वहाँ से मेरी अभिनय यात्रा शुरू हुई, रंगमंची यात्रा शुरू हुई। लेकिन 1 साल जब मैंने रंगमंच किया और उसे समझने की कोशिश की, उसे समझना चाहा, तो मुझे लगा कि ये बहुत गहरा है। 1 साल या 2 साल या 3 साल में शायद हम उतने परिपक्व नहीं हो पाएँगे अभिनय में या जो भी हम चाहते हैं उसमें। 1 साल के बाद समझ में आना शुरू हुआ कि मुझे किस तरह से काम करना चाहिए या मुझे अभिनेता बनना है तो क्या-क्या करना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में छोटे-छोटे कैरेक्टर से शुरुआत हुई। कबीरा खड़ा बाज़ार में मेरा सबसे पहला नाटक था और उसमें मुझे एक बहुत छोटा-सा लेकिन बहुत खूबसूरत कैरेक्टर मिला, चरित्र मिला, वो था नंदू भिखारी का। उससे बहुत अच्छी मेरी शुरुआत हुई और आगे 1 डेढ़ 2 साल बाद फिर वापस से वही नाटक हुआ, तो उसी नाटक में फिर मैं कबीर लीड के रूप में मैंने किया। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है, कोई यात्रा जो मैंने उस दौरान देखी, अपनी स्वयं की अभिनय की और आसपास की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि हाँ, मैं एक नाटक में मैं पहले छोटा-सा कैरेक्टर कर रहा हूँ और उसी नाटक में मैं एक लीड कैरेक्टर कर रहा हूँ और वहाँ से वहाँ तक का जो सफ़र था, मैंने कैसे ग्रो किया है, मेरी समझ कितनी बड़ी है, वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। और गया तो भई अभिनेता बनने के लिए था, लेकिन एक रंगकर्मी बना हूँ, क्योंकि रंगकर्मी होना और अभिनेता होना दोनों में अंतर है। अभिनेता सिर्फ़ अभिनय के लिए ही कोशिश करता है, अभिनय करता है, और रंगकर्मी मतलब रंगकर्मी के हर पार्ट में उसका दखल है और वो सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। हमारे जो गुरु हैं, रहे हैं, अभी भी हैं, किरण शानी जी के साथ मैंने शुरुआत की थी। उन्होंने सबसे पहली लाइन और बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि आप अभिनेता अच्छे हों ना हों, रंगकर्मी बहुत अच्छे होना चाहिए और उससे भी पहले बहुत अच्छे इंसान के रूप में आप जाना जाएँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ मैं आज भी ध्यान में रखता हूँ कि एक इंसान के बतौर मुझे जाना जाए, अभिनेता के बतौर तो जाना ही जाए, बट मैं कैसा इंसान हूँ, कैसा व्यक्तित्व है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भई मुझसे प्रेरणा लेकर लोग इस फ़ील्ड में आएँ। ऐसा नहीं हो कि अरे यार, ये इस तरह से तो हमको इस फ़ील्ड में जाना ही नहीं, या माता-पिता उनको भेजे ही नहीं अपने बच्चों को इस फ़ील्ड में, ऐसा नहीं हो कहीं। तो एक संदेश के रूप में जाएँ, एक आइडियल के रूप में हम अपने आप को स्थापित कर पाएँ, ये कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेदारी रहती है एज़ एन रंगकर्मी, एज़ एन थिएटरिस्ट। ये बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि हर रोल, जैसे एक्टर की बात करें, तो जब मंच पर होता हूँ, तो जब उसकी तैयारी करनी होती है, तो वो बड़ा रोमांचित करता है, उसका एक अपना आनंद है। और चूँकि एक अभिनेता के बतौर ही मैं जाना जाऊँ, इसीलिए मैं इस फ़ील्ड में आया था, एक क्षेत्र में आया था। तो अभिनय को मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ, लेकिन मैं इन तीनों में अंतर करके नहीं बता सकता आपको कि ये ज़्यादा, जब एज़ एन डायरेक्टर होता हूँ, जब पीछे पर्दे के पीछे होता हूँ, मंच के पीछे, पार्श्व मंच में, तो उसका एक आनंद अलग आता है, क्योंकि तीनों में ही सृजन करने को मिलता है। एज़ एन एक्टर थोड़ा कहीं न कहीं
ये है कि वो एक इंडिविजुअल यात्रा है, एज एन डायरेक्टर इंडिविजुअल यात्रा है। लेकिन जहाँ हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वहाँ एक बहुत जिम्मेदारी का एहसास होता है और डर लगता है कि हम जो सिखा रहे हैं वो सामने वाला सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, या उसका उपयोग वो कर पाएगा कि नहीं, और इसके थ्रू वो आगे बढ़ पाएगा कि नहीं। मेरे पास फ़ोन आया उनका कि यार एक फ़िल्म शूट है, हॉलीवुड के डायरेक्टर है जॉन अपचर्च, तो एक बंदा पहले एक्ट भी कर रहा था और वो असिस्ट भी कर रहा था, जयपुर का था, लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पर मना कर दिया है, तो आप करोगे क्या। और उन्होंने चूँकि एक मित्रवत बात थी तो उन्होंने कहा यार फिर से मस्ती करेंगे, आनंद करेंगे, क्योंकि आप कोई भी काम अगर मन से नहीं कर रहे, आनंद से नहीं कर रहे तो अच्छा नहीं होता है। तो वो एक ग्रुप बना हुआ था बहुत अच्छा, एक हमारा केमिस्ट्री था सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स का, तो बोले आ जा यार करेंगे, और बोले एक्ट भी करने को मिल रहा है और आपको एक लेबल लग जाएगा कि आपने हॉलीवुड फिल्म की है। थोड़ा सा विचार करने के बाद मैं बताता हूँ सोच कर, क्योंकि इधर ग्रुप भी चल रहा था, थिएटर ग्रुप भी है, और एकदम से घर छोड़ना भी थोड़ा सा लगता है, क्योंकि होम सिकनेस है, इंदौर छूटता नहीं आसानी से, अंदर से निकलता नहीं है इंदौर। तो मैंने कहा सोच कर बताता हूँ। बोले ठीक है तू सोच ले। लेकिन आधे घंटे बाद उन्होंने जो उसके ईपी थे, ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, उनको नंबर दे दिया था, उन्होंने फ़ोन करा, बोले क्या सोच रहे हो इतना यार, तुम बोल रहे हो सोचोगे सोचोगे, ऐसा नहीं है, तुम तो आ रहे हो, बस तुम आ जाओ, बस मैं कुछ नहीं जानता। जो बंदा जिससे मैंने कभी बात नहीं की, उसने इतने अधिकार से मुझे बोला, फिर मैंने सोचा ठीक है कर लेते हैं। तो मैंगो ड्रीम्स में फ़िल्म किस तरह से शूट की जाती है, उसमें एक अच्छी बात ये थी कि ये भी जो है वो पूरा सेट वेट वाला मामला या किसी फिल्म सिटी में नहीं थी, कहीं एक जगह पर या फिल्म सिटी में अलग अलग जगहों पर शूट हो, नहीं, पूरा ट्रैवल शूट था। मुंबई के मडाई लैंड से शुरू हुआ और वहीं आखिरी फिल्म सिटी में ख़त्म हुआ। तो वहाँ से ट्रैवल शूट शुरू हुआ, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर, तरन तारण, अमृतसर, और फिर लास्ट में वापस मुंबई। तो वो एक अलग यात्रा रही, उसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, क्योंकि जब आपके पास एक जगह सेट पर होता है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन जब आप अलग अलग जगहों पर करते हैं तो परमिशन है नहीं है, कहीं गोरिल्ला शूट करना पड़ रहा है, कहीं कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है, कहीं लाइट्स का दिक्कत पड़ रहा है, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो अगेन मैंगो ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ें, वो भी स्कूल की तरह रहा। मतलब वही एक चीज़ है जिसके कारण आज की तारीख में मैं कोई फिल्म या वेब सीरीज या सीरियल डायरेक्ट कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है। वहीं सीखने को मिला स्क्रीन प्ले राइटिंग किस तरह से होती है, डायलॉग्स के लिए क्या है, टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें, कैमरा एंगल्स हुए तो किस लेंस का क्या महत्व है, कौन से शॉट के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक तो मतलब मज़ाहिया थोड़े से मूवमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि, चूँकि डायरेक्टर जो है वो हॉलीवुड के थे, अंग्रेजी में ही पूरी फिल्म भी थी, पंकज जी भी अंग्रेजी बोल रहे थे, सारी चीज़ें थी। तो एक उदयपुर और जयपुर के रास्ते में एक लोकेशन उन्होंने रेकी कर रखी थी, जो एक पुराना किसी राजा का हिल स्टेशन या उस तरह की चीज़ थी, जिसको उन्होंने स्कूल प्रिटेंड किया था उस फिल्म के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से, और वो खंडर हो चुका था। तो जब चूँकि ट्रैवल शूट वो पूरी फिल्म उसी तरह से, राम गोपाल बजाज और पंकज त्रिपाठी एक उस डेस्टिनेशन के लिए निकले हैं कि मुझे वहाँ जाना, और रास्ते में वो अपनी, राम गोपाल बजाज अपनी यादों को सहेजते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं और वो जी रहे हैं उसको, तो वो अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं। सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि वो मुंबई से निकलते हैं ऑटो रिक्शा में, तो पूरी ट्रैवल ऑटो रिक्शा में चलती है, और पूरा जहाँ पर भी शॉट होते तो साथ साथ हमको ऑटो रिक्शा ले जानी पड़ती थी कि भैया ऑटो रिक्शा जाएगी साथ में, एक ऑटो रिक्शा पूरी वो कर रही थी, फिर आखिरी में उसका छत भी निकालनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो एक पर्टिकुलर वो एक जगह थी जहाँ पर वो लोकेशन थी, पैलेस टाइप का था, बहुत थोड़ा सा ऊंचाई पर था। तो वो कोई शॉट लेने के लिए वो डायरेक्टर ऊपर गए, कुछ गए, तो वो अपनी वही बिहारी और उस तरह की लैंग्वेज में नीचे से बोल रहे हैं, मतलब उनको सुनाई नहीं दे रहा था, पर वो बोल रहे थे, अरे जानवा, अरे यार ऐसा ले ले यार, थोड़ा सा ये एंगल से बहुत अच्छा लगेगा, अरे सुन तो सही। तो अपने बिहारी में बोले रहते, तो बड़ा मतलब बहुत डाउन टू अर्थ ऐसा लगा नहीं कि हम, मतलब आज की तारीख में तो, उस समय तो वो बहुत ज़्यादा नून फेस नहीं थे, कुछ एक आध दो चीज़ें उनकी आई हुई थी, तो उस समय वो बहुत डाउन टू अर्थ थे, अभी तो और भी हैं।
तो वो कुछ मोमेंट्स थे उनके रूम में, हम जब वैसे बैठ जाते थे, या फिर उनकी फिल्म से वैसे वसेपुर उस समय रिलीज़ हो चुकी थी, तो उनसे बात करते कि यार वो सुल्तान का कैरेक्टर वो था, वो जो आप नीचे बैठते, बोले हाँ, वो बोले मैंने खुद ने इम्प्रोवाइज़ करा था, अनुराग ने बोला तू तेरे हिसाब से कर ले जैसा करना है, तो वो लिबर्टी थी। बोले यार तुमने बड़ा बारीक पकड़ा है। नहीं, मुझे लगा कि शायद से वो आपने इम्प्रोवाइज़ किया और वो अच्छा भी लग रहा था। बोले नहीं, वो मेरा पूरा अपना ही इम्प्रोवाइज़ था सारी चीज़ें, कि नहीं मैं ऊपर नहीं पहले नीचे बैठूंगा, फिर बाद में वो साथ में बिठाते हैं, वो पूरा सीन पूरी तरह से उन्होंने अपनी तरह से डिज़ाइन किया था। तो ये कुछ मोमेंट्स भी थे जो सीखने के लायक थे, तो वो भी कहीं ना कहीं उनसे सीखने को मिला। तो ये अच्छे यादगार पल थे उस ये कहाँ गए हम में। तन्वी जी लीड थी, एक्ट्रेस थी, तो यहाँ का बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन का भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इंदौर शहर से मैं वाकिफ़ हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी बहुत सारी कि ये भी करना है, ये भी करना है। कहीं कुछ मदद लग रही कि यार वो लॉ की बुक्स चाहिए बहुत सारी, एक अलमारी में जमाने के लिए पीछे चाहिए, तो उसकी व्यवस्था करनी हो, या कोई दूसरा कुछ ऐसा हो कि ये कहाँ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, तो फिर एक्टर ट्रेनिंग को लेके तो तन्वी जी तक उस समय जब शूटिंग शुरुआत हुई तो तन्वी जी नहीं थी, वो बाद में आने वाली थी। लेकिन यहाँ की जो बाबा सर की वाइफ है वो, तो उन जब बातचीत होती होगी तो वो शेयर करते, तो जब वो पहली बार जब आई तो हम सब खड़े थे, इंट्रोडक्शन हम नॉर्मली खड़े थे, तो उन्होंने पूछा, नाम वाम चल रहा था, तो मैंने नाम बताया। अच्छा तो आप हैं चेतन जी, गुरुजी मुझे भी आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। वो पूरे सीरियल में मुझे गुरुजी बोलती रही। वो इसलिए क्योंकि मैं दूसरे एक्टर्स को सेट के लिए प्रिपेयर करवा रहा था, तैयार करवा रहा था, तो बोले आप मुझे भी थोड़ी सी तैयारी करवा दीजिएगा। अब इतनी बड़ी एक्ट्रेस मैं क्या सिखाऊंगा उनको, इतना लीजेंड वाला मामला है, और लाइफ लाइन वगैरह और इतनी सारी फिल्म्स कर रखी। लेकिन उनका इस तरह से सरल सहज रूप से वो करना तो आज भी याद है। मतलब आप जो बात करें कि थोड़ा सा क्या याद है, तो वो बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ कोई एटीट्यूड है या सारी चीज़ें, बहुत सहजता के साथ, क्योंकि हमको तो लगता है ना कि हम पहली बार कर रहे हैं यार, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, लेकिन उन्होंने बहुत सहज किया। डिफ़र के बारे में मुझे जो पता पड़ा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो कलाकारों को अपने सपनों को सच करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा, या उन लोगों से जोड़ेगा जिस तक ये पहुंचना चाहते हैं, उन मंजिलों के रास्तों के बारे में बताएगा जिसके लिए वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक का काम करेगा कि भाई इस फील्ड में जाना चाहते हो तो ये मार्ग ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। जैसे आजकल गूगल मैप पर रहता है ना कि यार ये तो थोड़ा सा कठिन है, यहाँ पर काम चल रहा है, आप इस रास्ते से जाओ। तो कहीं ना कहीं वो एक मैपिंग का काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। और जिसको जिसकी ज़रूरत है उस तक मिलाने के लिए डिफ़र काम कर रहा है, ये मुझे पता पड़ा और ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी लगभग उसी के लिए जुड़ा हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि ये डिफ़र जो है वाकई में कुछ डिफ़र कर रहा है, कुछ अलग से काम कर रहा है। हाँ, इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ रेटिंग का काम कर रहे हैं। जैसे IMDb के बारे में हमें पता है, तो वो एक्टर के बारे में बताते हैं कि भाई ये इसने ये काम कर रखा है, ये काम कर रखा है, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी पूरी जाती है कि इस एक्टर ने क्या क्या काम किया हुआ है, उसके बारे में पूरी जानकारी जाती है। और जिसको उसकी ज़रूरत होगी, जिस भी कला के बंदे को, जिस भी कला के बंदे की ज़रूरत होगी, वो उससे मिल के बात कर लेगा। वो उसकी बात है कि भाई उसको वो काम का है नहीं है, वो आपस में मिलकर काम कर लें। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छी पहल भी है। तो मेरा सुझाव तो बस यही है कि फेक चीज़ों से बचे थोड़ा सा। यही चीज़ है कि बहुत सारे लोग आएंगे, प्लेटफॉर्म है तो, कि अरे हाँ हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो जैसे B2B पोर्टल्स हैं कुछ, उसमें वो देखते हैं कि भाई ये बिज़नेस पोर्टल वाकई में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसकी गुडविल कैसी क्या है। तो वो कहीं थोड़ा सा डिफ़र इस पर भी थोड़ा सा काम करे, क्योंकि फेक लोगों के कारण डिफ़र सामान्य नहीं होकर रह जाए, वो डिफ़र रहे, तो फेक लोग नहीं ज़्यादा उस पर कर सकें, वो एक ऑथेंटिसिटी के साथ, जेन्युइननेस के साथ आगे बढ़े। एक तो ये है कि थिएटर फील्ड में अभी इंदौर की बात अगर करें तो यहाँ पर ट्रेनिंग जैसा कुछ, एक प्रॉपर ट्रेनिंग जैसा कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा वो नहीं है। तो अलग अलग लोगों से शुरुआत हुई। शुरुआत तो एक जगह हुई, उसके बाद फिर अलग अलग लोगों के साथ काम किया, और एक चीज़ ये पता पड़े कि आपको खुद से बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर था
कि शुरुआती दौर में जिनसे सीखा, जो भी गुरु रहे, जो भी मेंटर रहे, उनसे एक दिशा मिल गई थी कि इस तरह से, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि एक सही दिशा में मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, ग्रूम हुआ, और उसी के थ्रू एक जो स्पार्क मिला, तो एक आगे की लाइन जो है बहुत अच्छी मिल गई कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। जैसे कहा जाता है पढ़ना चाहिए, तो वैसे मैं पढ़ रहा था पहले से ही, लेकिन इस चीज़ को बल मिला तो, और थिएटर को लेकर नाटक अलग अलग पढ़ना, लिटरेचर बहुत दूसरा अलग अलग तरीके का उपन्यास पढ़ना, पोएट्रीज पढ़ना, और अब उसकी थिएटर की दृष्टि से, रंगमंच की दृष्टि से, या मुझे अभिनय करना है तो उस दृष्टि से भी पढ़ना। पहले तो जो पढ़ना होता था वो होता था कि एक खुद के आनंद के लिए, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, और एक दर्शन, जीवन के दर्शन को समझने के लिए, या वोकैबुलरी बढ़ाना है, या सारी चीज़ों के लिए, या खुद कभी लिखना पड़े तो वो सब चीज़ें। लेकिन अभिनय की दृष्टि से पढ़ने के लिए बात कि भाई एक अभिनेता को पढ़ना है तो अभिनेता क्यों पढ़े, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे नए सीखने वाले बच्चे करते हैं, अभिनेता भी करते हैं कि अभिनेता का पढ़ने से क्या संबंध है। तो जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, विजुअल्स बनते हैं, चरित्र सामने दिखते हैं, चरित्र की मनोदशा सामने आती है, उसकी मनोवैज्ञानिकता सामने आती है। तो पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें पता पड़ी कि हाँ, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पढ़ने के बाद ये था कि अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो जो कुछ एक्सरसाइजेस थी, फिर अलग अलग लोगों के साथ सीखा, तो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से किस तरह से प्रेजेंट करना है। किसी का तरीका ऐसा है, किसी का कोई वाचिक अभिनय पर जोर देने का बोल रहा है, कुछ बोल रहा है कि नहीं बॉडीली काम करना है, अच्छे से काम करना है, कोई बोल रहा है अपीयरेंस पे काम करो। सभी चीज़ें ज़रूरत थी, सभी आवश्यक हैं। तो सब पर थोड़ा थोड़ा काम, या एक समय इसको अच्छा दो पहले, कि पहले वाचिक को सुधारना है, या अगर कोई गलती है तो, या नहीं है तो उसको और कैसे सुंदर बनाया जाए कि हम जब बोलें, तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप बोलें तो वो सामने वाले दर्शक के मन में वो टंकित हो जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत हो कि आपको बार बार सुनने की आवश्यकता महसूस हो, सामने वाले को वो सुने, इतना चुंबकत्व हो आपकी आवाज़ में, आपके बोलने के तरीके से, आपकी भाषा के स्तर से, सामने वाले को आकर्षण हो जाए। इस तरह से आपको बोलना है। फिर बात आई कि नहीं, अब चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब भी इतना आकर्षित होना चाहिए, आपका आकर्षक होना चाहिए कि सामने वाला उससे भी अभिभूत हो, आकर्षित हो। तो फिर आपको बॉडी लैंग्वेज पर काम करना पड़ेगा, किस तरह से चल कर जा रहे हैं। फिर आपको 24 आवर्स आप एज एन एक्टर काम कर रहे हैं,